हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU SOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है। अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके लिए जो सेकेंड सेमेस्टर है उसकी ये वीडियो होने वाली है। सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारी हिस्ट्री है, आज हम उस हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। ठीक है, अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है या ये कहूँ यूनिट नंबर 1 जो है वो कवर हो चुकी है, यानी फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है यानी फर्स्ट चैप्टर की, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको सिलेबस भी बताया है कि कौन कौन सा सिलेबस होने वाला है आपकी बुक का। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 2 यानी सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ये जो हमारी यूनिट नंबर 2 है इसका नाम है गुप्त और वकाटक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास। यानी देखिए, हम इसमें गुप्त और वकाटक जो साम्राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज और सांस्कृतिक जो विकास था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही करेंगे ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से। ठीक है, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आप लिखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में चौथी से 7वीं शताब्दी का काल एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भरा हुआ था। यानी देखिए, जो हमारा चौथा से और जो 7वीं है यानी चौथी शताब्दी से जो 7वीं शताब्दी है, इस टाइम पे बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। यानी हम इसमें बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिले। इन्हें विभिन्न ऐतिहासिकारों ने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे थे, चाहे वो राजनीतिक हो, ऐतिहासिक हो या फिर हमारे आर्थिक हो, सामाजिक हो। तो सभी इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उन सभी परिवर्तनों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे औपनिवेशिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता। यानी जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण था इसके ऊपर उनका क्या राय थी। ठीक है, और उनकी राष्ट्रीयता किस तरह से थी। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों जैसे कि विसेंट स्मिथ ने इस काल में अंधकार युग के रूप में चित्रित किया। यानी देखिए, जो औपनिवेशिक ब्रिटिश इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ, इन्होंने इस काल को अंधकार का युग कहा है। उनके अनुसार इस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता और समाज में विघटन हो रहे थे, जिससे अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो नीति अपनाने में सफलता मिली। यानी इस टाइम पे भारत में ऐसी सिचुएशन थी और राजनीति की कि हर कोई अलग अलग भाग रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया और फूट डालो राज करो की नीति को अपना लिया। इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे कि RC मजुमदार, के दत्ता और HC राय चौधरी ने इस काल को स्वर्ण युग कहा। और अगर हम भारतीयों की बात करें तो भारतीयों में HC मजुमदार हो गए, के दत्त हो गए, और इन सभी ने इसको स्वर्ण युग के नाम से कहा कि ये जो है ये स्वर्ण युग था। इनका मानना था कि गुप्त काल में राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि, कला, स्थापत्य और साहित्य उत्कृष्ट हुआ। इससे यह काल भारतीय इतिहास का श्रेष्ठतम युग बन गया। और देखिए, जो भारतीय थे उनका मानना था कि इस टाइम पे जो राजनीतिक एकता थी उसका विकास हो रहा था, अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, कला के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही थी, स्थापत्य बढ़ रहा था और जो साहित्य है वो बढ़ रहा था, उत्कृष्ट हो रहा था। इसी वजह से इन लोगों ने इस काल को एक विशिष्ट श्रेणी में रखा और एक तरह से स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, चलिए फिर हम दूसरों की दृष्टिकोण देख लेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण, सामंतवाद का उदय। यानी मार्क्सवादी किस तरह से इस काल को सामंतवाद का उदय मानते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मार्क्सवादी इतिहासकारों जैसे कि RS शर्मा, BNS यादव और DN झा इस काल को
भारतीय सामंतवाद के उदय की अवधि मानते हैं, यानी इनका मानना है कि ये टाइम भारतीय जो सामंतवाद था या ये जो सामंत वर्ग था उसके उदय का टाइम था। इनके अनुसार गुप्त शासकों ने नियमित रूप से ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान देना शुरू किया, जिससे भूमि पर कर और न्यायिक अधिकार भी मिलने लगे। यानी जो उच्च अधिकारी थे या ये कहें जो गुप्त शासक थे, उन्होंने ब्राह्मणों और जो मंदिर थे उन्हें भूमि जो थी वो दान में देना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि न्यायिक जो अधिकार थे वो उत्पन्न होने लगे। बाद में यही सुविधा अधिकारियों और व्यापारियों को भी दी गई। परिणाम स्वरूप एक सामंती व्यवस्था विकसित हुई, जहां ग्रामीण समाज और राजनीतिक सत्ता विकेंद्रीकृत हो गई। यानी इसी का परिणाम था कि जो सामंती व्यवस्था थी या सामंतवाद था उसका उदय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भू संपत्ति और आर्थिक परिवर्तन। क्या भू संपत्ति और आर्थिक परिवर्तन हुए? गुप्त काल के बाद भूमि अनुदान की परंपरा बढ़ी, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। भूमि करों का भार किसानों पर पड़ गया। यानी देखिए जो अब भूमि अनुदान था वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आया और भूमि करों की वजह से किसानों पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ने लगा था, जिससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गया। अब जब कृषक जो है उनके ऊपर इतना दबाव होगा तो जाहिर सी बात है जो लो लेवल के लोग हैं वो और ज़्यादा लो हो जाएंगे और जो हाई हैं वो और ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से आर्थिक जो असंतुलन है या आर्थिक व्यवस्था में जो असंतुलन देखने को मिलता है वो बढ़ जाता है। इस कारण व्यापार और नगरीकरण की नीति धीमी हो गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भरता बढ़ी। यानी देखिए जो अब इस टाइम पे जो नगरीकरण की गतिविधि थी वो और ज़्यादा धीमी हो गई। अब नगरीकरण जो था वो धीमी होने लगी, नगरीकरण की जो प्रक्रिया है। ठीक है, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसी पर सारा भार आ गया, या ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो ही सबसे ज़्यादा प्रमुख हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इस काल में धार्मिक संस्थाओं को अधिक शक्ति प्राप्त हुई। ब्राह्मण और मंदिरों को दी गई भूमि कर मुक्त थी। यानी देखिए इस काल में जो धार्मिक संस्थाएं थी उन्हें अधिक शक्ति दे दी गई, और जो ब्राह्मण और मंदिर होते थे उनके पास जो भूमि होती थी उसके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था, वो कर मुक्त होती थी, जिससे धार्मिक प्रतिष्ठानों और आर्थिक शक्ति बढ़ी। अब देखिए ना तो उन्हें कोई कर देना है ना ही कहीं टैक्स देना है, तो उनकी जो शक्ति थी, आर्थिक जो शक्ति थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, जिससे सामाजिक स्तर पर ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसकी वजह से ही जो ब्राह्मण थे उनका जो वर्चस्व था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और कहीं ना कहीं ये जो है धार्मिक और सांस्कृतिक जो आंदोलन है उनको जन्म देने का कार्य बने। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे धार्मिक आडंबर और आर्थिक साधनों के बढ़ते प्रभाव का परिणाम माना, जबकि पारंपरिक इतिहासकार इसे भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुप्तोत्तर राजनीतिक संरचना, यानी किस तरह से जो गुप्तोत्तर राजनीतिक संरचना थी अब हम उसको देखेंगे। उसके अंतर्गत आप लिखेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। यानी गुप्त साम्राज्य जैसे जैसे पतन की ओर जाने लगा तो क्षेत्रीय जो शक्तियां थी, यानी आसपास के जो छोटे मोटे राज्य थे या ये कहें छोटे मोटे जो राजा थे वो अपनी शक्ति बढ़ाने लगे थे, जैसे कि चोल, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वंशों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यानी जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है यहाँ पर चोल हो गए, चालुक्य हो गए, पाल्लव हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, इन वंशों ने अपनी जो स्थापना है या ये कहें अपना जो उदय है वो स्थापित करना शुरू कर दिया। उत्तर भारत में भी कई छोटे बड़े राज्यों का स्वतंत्र स्थापत्य बना रहा, जिससे एक केंद्रीकृत सत्ता संरचना विकसित हो गई। और यहाँ जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्रता स्थापित कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था किस तरह से। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस अवधि में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी और ज़्यादा कठोर हो गई। देखिए पूरे ही वर्ग को या पूरे ही समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहले जो ब्राह्मण होते थे, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे होते थे शूद्र। तो इन चारों में ये पूरे ही समाज को बांटा गया था और ये बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी और जातिगत भेदभाव बढ़ गया। साथ ही भूमि अनुदान प्रणाली के कारण नई जातियों का निर्माण हुआ, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। अब जो सामाजिक गतिशीलता थी वो भी सीमित होती हुई हमें दिखाई देने लगी। ठीक है, अब हम देखेंगे
स्वर्ण युग का मिथक, कि किस तरह से इसको स्वर्ण युग का एक तरह से मिथक या ये कहें गलतफहमी मान सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गुप्त काल को अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन यह धारणा पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हाँ ये भाई स्वर्ण युग था, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां भी थी। कौन कौन सी, इसमें हम देखेंगे यह अवधारणा विशेष रूप से समृद्ध वर्गों के दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करती है। यानी देखिए ये जो अवधारणा है ये जो है सिर्फ जो ये कह सकते हैं जो विकसित है या फिर जो बड़े बड़े वर्ग थे उन्हीं को प्रतिबंधित करती है, और उन्हीं के लिए स्वर्ण युग था, सभी के लिए नहीं, ना कि समाज के सभी वर्गों के ये वास्तविक जीवन को। ठीक है, और ये समाज के सभी वर्गों के वास्तविक जीवन को नहीं दिखाती। यह अवधारणा कई इतिहासकारों द्वारा चुनौती दी गई है और इसे एक मिथ यानी कल्पना के रूप में देखा गया है। यानी इस अवधारणा को कई लोगों द्वारा चुनौती दी गई है और इसे एक मिथ यानी कल्पना के रूप में हम देख सकते हैं। अब किस तरह से, इसमें हम देखेंगे स्वर्ण युग की अवधारणा का आधार, यानी जो स्वर्ण युग की अवधारणा है वो स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्या आधार है या किस आधार पर हम इस युग को स्वर्ण युग कहते हैं। तो इस युग में क्या क्या चीज़ें थी, तो गुप्त काल में सांस्कृतिक इतिहास, कला, स्थापत्य और विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई। यानी देखिए जो सांस्कृतिक साहित्य है, कला है और स्थापत्य है और विज्ञान है, उसमें महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां थी वो हासिल हुई, इसलिए हम इसे स्वर्ण युग कहते हैं। और क्या हुआ, इस समय में कालिदास जैसे महान कवियों की रचना हुई, अजंता की गुफाओं में उत्कृष्ट चित्रकारी ही की गई और गणित व खगोल शास्त्र की उत्पत्ति हुई। यानी देखिए इस काल में जो कालिदास जैसे महान कवि हैं उनका जन्म हुआ, उन्होंने इस काल में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अजंता की गुफाएं इस टाइम की हैं, और जो गणित है और खगोल शास्त्र है उसमें भी बहुत सारा विकास हुआ, या ये कहें बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है, इसलिए भी इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्या कारण है, इस काल में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग कहा, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यह केवल उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। यानी देखिए इस काल के जो इतिहासकार थे उन्होंने स्वर्ण युग कहा इस युग को, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी तो स्थिति और ज़्यादा बेकार थी, जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी। तो इसलिए ये सिर्फ उच्च वर्ग के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्वर्ण युग का काम था, उस टाइम पर यह स्वर्ण युग था, लेकिन हर किसी के लिए स्वर्ण युग था ये नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे इतिहासकारों की आलोचना, यानी जो इतिहासकार थे उनकी क्या आलोचना है। उसके अंतर्गत हम देखेंगे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस धारणा को चुनौती दी और इसे भारतीय सामंतवाद के उदय की शुरुआत कहा। यानी देखिए जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है या ये कहें मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने इस काल को स्वर्ण युग ना कह के जो भारतीय सामंतवाद है उसके उदय से देखा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे RS शर्मा, BNC यादव, DN झा जैसे इतिहासकारों ने के अनुसार इस काल में राजाओं ने बड़ी मात्रा में भूमि दान दी, जिससे यह सामंतवाद का विकास हुआ। यानी देखिए ये भी इस काल को सामंतवाद के विकास या सामंतवाद के उदय से मानते हैं, ना कि इसे स्वर्ण युग से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामंतवाद के कारण ग्रामीण समाज में किसानों और मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई, यानी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई, क्योंकि सामंत जो होते थे वो सभी से कर वसूल करते थे। ठीक है, टैक्स लगाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजस्व और न्यायिक अधिकारों को वो भी मंदिरों और ब्राह्मणों को सौंप दिया गया, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ गई, और जो हमारे राजस्व और न्यायिक अधिकार होते थे वो भी मंदिरों और ब्राह्मणों को सौंप दिए गए, जिसकी वजह से जो सामाजिक असमानता थी वो भी और बढ़ गई, क्योंकि अब जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सुपीरियर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यानी इस टाइम पे जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसमें आप लिखेंगे समाज में जाति व्यवस्था कठोर हो गई और निम्न वर्गों को शोषण का सामना करना पड़ा। यानी देखिए इस टाइम पे आते आते जो जातिगत व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी वो और ज़्यादा कठोर हो गई, जिसकी वजह से जो निम्न वर्ग था उसे हमेशा शोषण का सामना करना पड़ता था, जो कि शूद्र होते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसान और श्रमिकों पर भारी कर लगाया गया, जिससे उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि किसान और जो श्रमिक होते थे उन्हीं के ऊपर कर होता था, जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो पहले ही कर नहीं चुका पाते थे, और ज़्यादा कर लगने के बाद में उनकी जो स्थिति थी वो और ज़्यादा बेकार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापार और नगरीकरण में गिरावट आई, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हो गई, क्योंकि इस टाइम पे व्यापार और नगरीकरण में एक तरह से गिरावट आ रही थी और जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था या आर्थिक जो गतिविधि थी उसमें भी गिरावट हो गई। केवल उच्च वर्ग विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षेत्रीय इस काल की उपलब्धता
का लाभ उठा सके। यानी देखिए जो विशेष रूप से हम ब्राह्मणों जो कि सबसे ऊपर होते हैं, फिर इसके नीचे क्षत्रिय आते हैं जो कि राजा वगैरह होते हैं, वही इस काल का, या ये कहें ये काल जो था सिर्फ इन लोगों के लिए ही स्वर्ण युग के रूप में था और सबके लिए नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला और संस्कृति का प्रभाव। यानी इस टाइम पे कला और संस्कृति का क्या प्रभाव रहा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे गुप्तकालीन संस्कृति और कला की उपलब्धता केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। यानी उच्च वर्ग के लोग ही जो कला थी और जो वो हमारी संस्कृति थी उसका जो विकल्प था या उपलब्धियां थी सिर्फ केवल जो उच्च वर्ग के लोग थे वहाँ तक ही सीमित थी, सबको नहीं मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख कृतिक साहित्य मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी संस्कृति को बढ़ावा देते थे, जिससे आम जनता का इसमें सीमित योगदान था। यानी सिर्फ ब्राह्मणवाद को ही बढ़ावा देने का कार्य करते थे और आम जनता से इन्हें ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस समय कमज़ोर हुए जबकि वैदिक धर्म फिर से मजबूत हो गया। यानी इस टाइम पे आते आते जो बौद्ध और जैन धर्म था वो कमज़ोर होने लगा, जिसकी वजह से जो वैदिक धर्म था या वैद थे वो और ज़्यादा मजबूत हो गए इस टाइम पे आकर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुप्तों का उद्भव। यानी जो गुप्त हैं उनका उद्भव कैसे हुआ। इसके अंतर्गत हम देखेंगे गुप्त वंश का उदय प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस वंश ने लगभग 14 से 6ठी शताब्दी तक उत्तर भारत पर शासन किया और इसे भारत का स्वर्ण युग कहा। यानी देखिए जो हमारा गुप्त वंश है उसने लगभग 4ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक उत्तर भारत पर शासन किया और इसने इसे स्वर्ण युग कहा गुप्त वंश ने। ठीक है, गुप्त राजाओं ने प्रशासन सैन्य शक्ति कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति की। यानी गुप्त जो राजा थे या ये कहें गुप्त वंश के जो जितने भी राजा थे उन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ाई, कला साहित्य और संस्कृति में एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव लाया या बड़े पैमाने पर इसे बढ़ाया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्होंने ही इस वंश की स्थापना की या इस वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और इनका जो शासन काल था या शासन टाइम था वो 319 से 320 से लगभग शुरू माना जाता है। ऐसा माना जाता है या तो 319 से या फिर 320 से इनका शासनकाल शुरू था। ठीक है, इनके जो विवाह संबंधित विस्तार था, यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने जो विवाह करके जो विस्तार किया, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने उत्तर भारत में जो बिहार है, बिहार में एक लच्छवी एक तरह से गणराज्य था लच्छवी, उनकी जो राजकुमारी थी कुमार देवी उनसे विवाह किया और अब विवाह के बाद में जो इनके संबंध थे राजनीतिक संबंध वो और ज़्यादा मजबूत हो गए, वो भी उत्तर तक भी, क्योंकि अब ये लच्छवी जो राजवंश था या ये कहें लच्छवी जो शासक थे उनके सगे संबंधित हो गए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो गुप्त वंश है उसकी जो शक्ति थी वो बढ़ी और उत्तर भारत तक भी पहुंच गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकी राजधानी और शासन की बात करें तो इनका जो शासन था वो मुख्य रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विशेष रूप से मगध, प्रयाग और साकेत तक फैला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इनकी उपाधियां और महत्व। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अन्य छोटे शासकों से अधिक शक्तिशाली हैं, इसीलिए इन्होंने महाराजा अधिराज की जो उपाधि थी वो धारण की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे गुप्त संवत। यानी देखिए संवत का मतलब ही होता है कैलेंडर। अब इन्होंने गुप्त संवत यानी गुप्त कैलेंडर भी चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासनकाल में गुप्त संवत की शुरुआत की, जिसे राजरोहण की स्मृति में गिना जाता है। यानी देखिए इन्होंने गुप्त संवत भी चलाया था जिसे राजरोहण की जो स्मृति है उसमें गिना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त किस तरह से, समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त लगभग 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ने गद्दी संभाली। वह गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं, यानी ये भी एक महान सम्राट थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके जो सैन्य अभियान और विजय थी उनको देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने कई सैन्य अभियान का नेतृत्व किया और राज्यों को जीता। इलाहाबाद स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ लेख पर अंकित में इनके अभियानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी देखिए इन्होंने कई अभियान चलाए थे और कई राज्य को भी इन्होंने जीता था। इनकी जो जानकारी है वो हमें इलाहाबाद स्तंभ और जो अशोक का स्तंभ है उससे मिल जाती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे उत्तर भारत में इन्होंने प्रयाग, अवध और गंगा के मैदानों में कई शासकों को पराजित किया। यानी इनका जो शासनकाल था वो प्रयाग, अवध और गंगा के कई मैदानों तक फैल गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में इन्होंने कांचीपुरम तक विजय प्राप्त की और वहां के
बाहर राजाओं को परास्त किया। यानी देखिए इन्होंने कांचीपुरम तक दक्षिण भारत में विजय प्राप्त कर ली थी और वहाँ के भी बहुत सारे राजाओं को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, इन्होंने राजस्थान, नेपाल, पंजाब के छोटे राजाओं को कर वसूला। और देखिए इन्होंने राजस्थान, नेपाल और जो पंजाब है वहाँ के भी छोटे राजाओं से कर वसूला था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साम्राज्य विस्तार की नीति। यानी इनकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वो कैसी थी? इनकी नीति केवल भूमि पर अधिकार करना नहीं था बल्कि अधीनस्थ राज्यों से कर वसूलने और उन्हें गुप्त सत्ता के प्रति वफादार बनाना था। यानी इनका जो शासन था वो सिर्फ ये नहीं था कि भूमि हासिल कर लो या फिर उन्हें जीतकर भूमि ले लो, नहीं, उनसे कर भी वसूलना और उन्हें जो गुप्त हैं उनके लिए वफादार बनाना भी इनका एक तरह से विस्तार की नीति होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ और शासकीय विशेषताएं। यानी अश्वमेध यज्ञ और जो शासकीय विशेषताएं थी इसके अंतर्गत हम देखेंगे इन्होंने अपनी विजय की घोषणा करने के लिए अश्वमेध यज्ञ चलाए। अश्वमेध यज्ञ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है, एक जो भी अश्वमेध यज्ञ चलाता है या जो भी अश्वमेध यज्ञ करवाता है वो घोड़ों को छोड़ देता है और वो घोड़े कितनी भी दूर भाग जाएं। देखिए यहाँ अगर ये भी जो है ये अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है और इसका घोड़ा बहुत दूर निकल जाता है और एक ही जो भूमि है उसमें चला जाता है, यानी ये जो राजा है इसके जो क्षेत्र है उसमें चला जाता है। अब वो या तो इसे चुनौती देता है कि तुम मुझसे युद्ध कर लो या फिर अपनी जो भूमि है वो चुपचाप मुझे दे दो क्योंकि वहाँ तक मेरा घोड़ा जा चुका है। यही अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। और देखिए अश्वमेध यज्ञ जो है उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका होता था कि वो जो घोड़ा भाग रहा है उसे अगर कोई पकड़ ले तभी वो अश्वमेध यज्ञ जो है वो रुकेगा, अदरवाइज वो जितनी भी दूर चला जाएगा उतना ही जो क्षेत्र है जो भी अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उस राजा के अंडर में आ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने राजाधिराज और चक्रवर्ती जैसी उपाधि धारण की। और इन्हों की जो उपाधि थी उन्होंने राजाधिराज और जो चक्रवर्ती है ऐसी उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, संगीत और कला की रुचि। अब हम देखेंगे संगीत और कला की रुचि। इसके अंतर्गत हम देखेंगे समुद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा बल्कि वह कला प्रेमी भी थे। यानी देखिए ये जो थे ये सिर्फ महान योद्धा नहीं थे बल्कि कला प्रेमी भी थे। इसके अंतर्गत अब हम नेक्स्ट लिखेंगे इनके सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जिससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी और संगीत में रुचि रखने वाले थे। देखिए ये वाली बात मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था जब हमें सिक्के मिले हैं जिसमें ये वीणा बजाते हुए यानी एक तरह से बांसुरी बजाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन जो था वो संभाला। यानी ये जो थे गद्दी पर बैठे वह विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य विस्तार और शक विजय। यानी देखिए राज्य विस्तार इन्होंने किस तरह से किया और जो शक शासक था उस पर विजय हासिल कैसे की। इन्होंने पश्चिमी भारत में शक राज्यों को हराया और उन्हें साम्राज्य को गुप्त साम्राज्यों में शामिल कर लिया। यानी इन्होंने जो शक साम्राज्य था उसको हराया और जो शक साम्राज्य था उसे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस विजय के परिणाम स्वरूप पश्चिमी भारत गुप्तों के नियंत्रणों में आ गई, व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो गए। यानी इस टाइम पे जो पश्चिमी भारत था वो भी गुप्तों के जो हाथ में था वो आ गया जिसकी वजह से जो व्यापारिक मार्ग था वो और ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए और इसी वजह से इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे राजधानी और प्रशासन किस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी स्थापित कर दी। यानी पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी फिर उज्जैनी इन्होंने बना ली। उसके बाद में आप देखेंगे इन्होंने शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संगठित कर लिया यानी और ज़्यादा मजबूत बना लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे 9 रत्नों और कला संस्कृति का स्वर्ण काल। यानी देखिए इस काल में 9 रत्न थे इनके पास में और कला और संस्कृति का स्वर्ण काल इसीलिए इसे कहा जाता है। क्योंकि देखिए इनके शासनकाल में नवरत्न नामक विद्वानों का समूह उनके दरबार में था। यानी देखिए 9 रत्न जो विद्वान हैं वो एक तरह से 9 व्यक्तियों का समूह था जिसे 9 रत्न कहा जाता था। वो इसी टाइम पे इनके शासनकाल में थे जिसमें कालिदास हो गए, वरहमीर हो गए और अमर सिंह हो गए जैसे महान विद्वान थे। इसी वजह से इन्हें 9
और रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कालिदास ने इसी समय अपनी प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और काव्य मेघदूत की रचना की। और इसी टाइम पे जो कालिदास है उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की स्थापना की और जो मेघदूत है वो रचित किया था। अब हम देखेंगे व्यापार और आर्थिक उन्नति, यानी व्यापार और आर्थिक उन्नति की बात करें। शक वंश के पतन के कारण बंदरगाहों गुप्तों के नियंत्रण में आ गई और व्यापारिक मार्ग अधिक सुरक्षित हो गए, क्योंकि अब जो शक वंश थे उन्हें तो इन्होंने हरा दिया था, जिसकी वजह से जो बंदरगाहें होती थी उन पर जो गुप्त वंश है उसका ही शासन हो गया, या ये कहें उनका ही नियंत्रण हो गया, जिसकी वजह से व्यापारिक जो मार्ग थे और ज़्यादा सुरक्षित और अधिक प्रभावी हो गए। ठीक है, इससे रोम और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार बढ़ा, जिससे आर्थिक उन्नति हुई। और इसी की वजह से हम रोम और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ व्यापार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सती प्रथा और सामाजिक स्थिति, यानी इस टाइम पे सती प्रथा और सामाजिक स्थिति कैसे थी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यानी देखिए इस टाइम पे भी सती प्रथा थी। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे इस समय समाज में सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया, यानी देखिए इस टाइम पे जो सती प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नारी शिक्षा सीमित थी, कुछ महिलाओं को बौद्ध और जैन मठों में स्थान प्राप्त था। यानी देखिए इस टाइम पे जो नारी शिक्षा थी, ये जो नारी थी वो एक तरह से सीमित क्षेत्र में थी, लेकिन कुछ महिलाओं को बौद्ध मठ और जो जैन मठ थे उनमें स्थान प्राप्त था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी हमारे नेक्स्ट टॉपिक वाकाटक वंश से। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इनकी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यानी आप इन सभी नोट्स को खुद रीड आउट करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। आप इसको अब डाउनलोड करके ये सारे ही फीचर्स देख सकते हैं जो कि आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बना देंगे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वहाँ आपको सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर पाएँ। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।